स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट एकेडमी पर। और आज यहाँ पे मैं आपको बीएसएफ आरओआरएम की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखना है आप, बीएसएफ आरओआरएम की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे सरप्राइज जो है, मतलब YouTube पे किसी भी चैनल के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट बीएसएफ आरओआरएम के लिए अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको करवाने वाला हूं। ध्यान रहे, बीएसएफ आरओआरएम में 80 नंबर की फिजिक्स आती है। 80 नंबर मतलब एक फिजिक्स का पोर्शन आपका एक, मतलब वहां पे क्या कह सकते हैं कि सब कुछ है ना। अगर फिजिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लोगे। तो जो भी मेरे भाई बीएसएफ आरओआरएम का फिजिकल क्लियर कर चुके हैं, 20 अभी मार्च को इसके फिजिकल जो है वो बंद हो जाएंगे। लास्ट फिजिकल 20 मार्च को, मतलब आज ही होने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विराम मोशन, है ना। पहले सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की, है ना। काइनेटिक्स के मोशन इसमें सबसे पहले जो यूनिट आती है उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है मोशन का, उसकी बात करते हैं हम यहाँ पे। मोशन को हिंदी में बेसिकली बोला जाता है गति, ठीक है। आप सभी को अगर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में किसी में भी कोई समस्या होती है तो मेरे को बता दीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विराम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? विराम के बारे में। क्या बोला जाता है? रेस्ट। अब रेस्ट की कंडीशंस कौन सी होती हैं कि जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तब तो हम उसको क्या बोलेंगे? मोशन में बोलेंगे। और अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है देन हम उसको क्या बोलेंगे? विराम में बोलेंगे, है ना। तो नो चेंज इन पोजीशन, है ना। उसकी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैं हिंदी में बता रहा हूं कि स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं है। स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं है। कोई भी परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना। स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं है। अगर हम यहां पे गति की कंडीशन समझे मोशन की, तो मोशन की सिंपल सी बात है कि उसके जो पोजीशन में है उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोल देंगे? मोशन में बोल देंगे देन, ठीक है ना। देन हमारे पास मोशन आती है तीन टाइप की हमारे पास मोशन आती है। एक विमीय गति, एक विमीय गति मतलब वन डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति, है ना। इसको बोलेंगे वन डायमेंशनल, ठीक है ना। इसको क्या बोल देंगे? वन डायमेंशनल, इसको बोल देंगे टू डायमेंशनल, इसको बोल देंगे थ्री डायमेंशनल। अच्छा, वन डायमेंशनल क्या हो सकती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, एक सरल रेखा में मूव कर रहा है, तब हम उसको क्या बोल देंगे? वन डायमेंशनल बोल देंगे। वो हमारा क्या हो जाएगा भाई? वन डायमेंशनल हो जाएगा। अगर एग्जांपल यहां से आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो कि जैसे मान लो कोई कार है, वो एक सीधी रेखा में ही गमन कर रही है, तो सिंपल सी बात है उसको क्या बोल देंगे? हम वन डायमेंशनल बोल देंगे, ठीक है ना। अच्छा, मान लो ऊपर से किसी वस्तु को छोड़ा जाता है, बिल्कुल सीधी आ रही है नीचे की ओर, है ना, या बोल देंगे मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु किसका उदाहरण हो जाएगा आपके पास? एक विमीय गति का उदाहरण हो जाएगा। एक सीधी रेखा में चलती हुई कार किसका उदाहरण हो जाएगा आपके पास? एक विमीय गति का उदाहरण हो जाएगा। अगर द्विविमीय गति हम समझें तो द्विविमीय गति में सबसे पहला एग्जांपल आप समझेंगे वर्तीय गति। वर्तीय गति आपके पास द्विविमीय गति का उदाहरण हो जाएगा। एक आप बिलियर्ड गेंद समझते होंगे, है ना, बिलियर्ड गेंद की गति, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई? द्विविमीय गति हो जाएगी। त्रिविमीय गति की बात करें तो मान लो आकाश में कोई पतंग उड़ रही है ना, पतंग उड़ रही है या आकाश में वायुयान उड़ रहा है ना, तो आकाश में पतंग की गति या वायुयान की
की गति, आकाश में पतंग की गति या फिर वायुयान की गति। तो ये सारे आपके पास बेसिक एग्जांपल हो जाएंगे, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति के। मेरे हिसाब से इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो भाई आगे बात करते हैं कि एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति को समझने के बाद हमारे पास एक कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं, उनको हम समझते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन था मोशन का, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस मतलब विस्थापन तथा दूरी, विस्थापन तथा दूरी, ये अभी हम समझने वाले हैं। तो विस्थापन की अगर बात करें, सबसे पहली हम टर्म समझते हैं विस्थापन। तो विस्थापन क्या हो सकता है कि कोई भी दो पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी हम उसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। कोई भी दो पॉइंट के बीच की, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वही होता है उनका डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन बोल देंगे, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम क्या बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। इंग्लिश में बोले तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। कोई भी दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी, हम उसी को डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। अच्छा ठीक है, अगली टर्म अगर हम समझें तो अगर डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। चलो मान लो यहां से ये दो, हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। यहां पे दिख रहा होगा आपको क्या बन रहा है भाई, ट्रायंगल बन रहा है। और यहां पे आपके पास ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। और ये डिस्टेंस आपके पास मान लो 3 मीटर, ये आपके पास 4 मीटर, तो ये आपको फाइंड करनी है। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट यहां से चला सी से वो आया ए पे, ए से वो गया बी पे, ठीक है ना। अब यहां पे इनका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन तो यही होगा, यही तो बिल्कुल सबसे छोटी दूरी, ए और बी के बीच की सबसे छोटी दूरी। अगर आप इधर से जाओगे तो भी बड़ी है, इधर से जाओगे तो भी बड़ी है, लेकिन सबसे छोटी दूरी ये है। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे आपके पास क्या होगा, बीसी का जो मैग्नीट्यूड आपके पास निकल कर आएगा वहीं आपके पास इनका डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगा, ठीक है ना। बेसिक सी बात आप समझ गए होंगे, वहीं इनका डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगा। अगर हम इनकी डायरेक्शंस की बात करें तो इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। अगर ये दो वेक्टर हो गए, ठीक है ना, वेक्टर हो गए, देखो ध्यान से यहां पे वेक्टर एडिशन के रूल से अगर हम देखें तो बीसी बराबर हमारे पास आएगा AC प्लस AB। ट्रायंगल के वेक्टर एडिशन के रूल से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे BC बराबर AC प्लस AB। अगर हम दोनों साइड में बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो BC वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर इक्वल टू प्लस AB का स्क्वायर प्लस 2AC डॉट AB। इज दैट क्लियर? यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहां पे मैं BC का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मेरे को इधर अंडर रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास। तो आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2AC कोस थीटा। ये फाइनली आपके पास रिजल्टेंट निकल कर आएगा। कोई भी दो बिंदुओं के बीच का डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है आपको, कोई भी दो वेक्टर के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। यहां तक आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? चलो ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर मैं देखो यहां पे दोनों वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, दोनों की बात करना, AC और AB। देखो ये AC आपका और ये AB है, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो चलिए बात करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। कर देंगे भाई साहब AC की वैल्यू पुट को, AC की वैल्यू पुट की, AC कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 16 प्लस AB का स्क्वायर कितना है 3 है AB और स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है, प्लस 2, ये कितना है AC है आपके पास 4 और AB है आपके पास 3,
कोस 90 डिग्री रख दी, सबकी वैल्यू आपने बहुत बढ़िया रख दी भाई, बहुत बढ़िया। तो ये 16 आ गया, ये 9 आ गया, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो सारा ये अगली वाली जो टर्म हो कंप्लीटली 0 बन जाएगी, और हमारे पास क्या आ जाएगा, √25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट निकल कर आ जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। इज इट क्लियर? बहुत बेसिक चीजें हमें यहाँ पे बताएंगे आपको, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये था, अभी और बातें डिस्कस करेंगे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। स्क्रीनशॉट लेकर आप उतार लेना सभी को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, एक दूसरी टर्म का और डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम इनकी तुलना करेंगे। चला यहां पे पहले इसकी अगर यूनिट देखें, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है आपके पास मीटर होती है, ठीक है, मीटर होती है। और डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन की अगर बात करें तो वो हो जाएगी आपके पास m0 l1 t0, ये आपके पास डायमेंशन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है ना। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट की एक और बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर डायरेक्शन इस डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, इसलिए हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी हम इसको कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक टर्म और आती है हमारे पास दूरी, एक टर्म और आती है हमारे पास दूरी। चलो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस क्या होती है, कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ, लेंथ ऑफ कवर्ड पाथ, तय किए गए या कवर किए गए पाथ की जो लेंथ होगी वही दूरी हो जाएगी। अगर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट की बात करें दूरी की, तो वो मीटर होता है। अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन हिंदी में बता देता हूं मैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, विमा और यूनिट का हो जाएगा मात्रक, ठीक है ना, मात्रक, मात्रक और विमा, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास m0 l1 t0, ये आपके पास डायमेंशन हो जाएगी। इसकी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे सबसे किसी को यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे अगर हम अभी करेंगे तुलना, विस्थापन, विस्थापन तथा दूरी की तुलना, विस्थापन और दूरी की अभी हम तुलना करने वाले हैं। अच्छा, पहला पॉइंट देखो, विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। ओके, विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब क्या होगा, हमेशा विस्थापन या तो दूरी से कम होगा या दूरी के बराबर होगा, ये कंडीशन हमेशा अप्लाई होगी। इधर के लिए अच्छा, चलो एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं यहां पे विस्थापन को यहां पे रखूं और दूरी को यहां पे ले आता हूं, दूरी को यहां पे ले आता हूं, और ये साइन ऐसे कैसे रहेगा, तो दूरी की जगह क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। मतलब क्या समझ में आएगा कि विस्थापन बटे में दूरी हमेशा या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। चलो दूसरी बात समझ लेते हैं, अगर मैं विस्थापन को यहां से उठाकर दूरी के नीचे लेके जाता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दूरी बटे में विस्थापन आ जाएगा, दूरी बटे में विस्थापन आ जाएगा, और विस्थापन आ जाएगा तो इधर से ये साइन ऐसे रहेगा, यहां पे बचेगा आपके पास 1। मतलब दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा या तो 1 से बड़ा आएगा या 1 के बराबर आएगा। ये बहुत काम की चीजें मैं यहां पे बता रहा हूं, एक भी फालतू की चीज नहीं है, नोट कर लेना अपने दिमाग में। तो दूरी बटे में विस्थापन या तो 1 से बड़ा आएगा या 1 के बराबर आएगा, अच्छे से दिमाग में नोट कर लो इस बात को। इधर के लिए कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहां पे हम देखेंगे, एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, दूरी जो है वो समय के साथ कभी भी घट नहीं सकती। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, चलते जा रहा है लगातार, तो दूरी कभी भी घट नहीं सकती, हमेशा बढ़ेगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो घट सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहां पे हम ये समझेंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है विदाउट चेंज द डायरेक्शन, बिना दिशा को बदले, तब उसका जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है ऑलवेज इक्वल होंगे, हमेशा बराबर होंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट जो है आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, औसत चाल और औसत वेग। किसकी बात करेंगे भाई, औसत चाल की बात करते हैं। चाल तथा वेग,
ज्यादा इंट्रोडक्शन हम इसका करेंगे नहीं। चाल हो जाएगा आपके पास दूरी बटे में समय, वेग हो जाएगा आपके पास विस्थापन बटे में समय। अच्छा, औसत चाल की अगर बात करें हम, औसत चाल की अगर बात करें तो औसत चाल देखो ध्यान से, यहां पे हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे औसत चाल के। यदि कोई वस्तु है ना, यदि कोई वस्तु t/2 समय तक S1 से तथा t/2 समय तक S2 से चलता है तो औसत चाल एस एवरेज हम निकालेंगे तो सिंपल हम S1 प्लस S2 बटे में 2 कर देंगे। बहुत सिंपल बात है। अगर t/3 करता है तो यहां पे S1 प्लस S2 प्लस S3 बटे में 3 कर दोगे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे मैं पॉइंट लिखने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दे देना डिफेंस के बच्चों के लिए। देखो यहां पे क्या है कि यदि कोई वस्तु d/2 दूरी तक S1 चाल से तथा d/2 दूरी तक S2 चाल से चलती है तो औसत चाल। तो क्या पूछना है आपको? औसत चाल, ठीक है ना। तो एस एवरेज यहां पे आप निकालोगे 2S1 अपॉन में S1 प्लस S2, ये आपके पास एवरेज होगा। अच्छा मान लो यहां पे तो 2 दिया गया है, मान लो आपको बोल दे 3, तो d/3 और d/3 ये बोल दे, तो d/3 से S1 से, इससे S2 से और इससे S3 से, तब आपके पास जो एवरेज निकल कर आएगा, एस एवरेज आप निकालोगे तो 3S1 S2 S3 डिवाइड बाई S1 S2 प्लस S2 S3 प्लस S1 S3, ये आपके पास फॉर्मूला होगा। कब? ये फॉर्मूला आपके पास तब होगा जब ऑब्जेक्ट जो है d/3 चाल से चलता है ना। तो ये क्वेश्चन आप तब भी, ये जो कॉन्सेप्ट है आप तब भी काम में ले सकते हो जब आपको कहा जाए कि स्कूल से घर तक और घर से स्कूल तक, है ना, बाजार से घर तक, घर से बाजार तक, दोनों चीजें होंगे ना, तो वो भी यहाँ पे आप काम में ले सकते हो ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। दूरी आधी आधी हो गई, मतलब वो जितनी भी दूरी चला वो आधी आधी हो गई आपके पास। इधर के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं दोनों, नोट कर लेना अपने दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में, यहां से क्वेश्चंस जरूर बनने वाले हैं। ठीक है भाई। अगर वेग की अगर हम बात करें, वेग की बात करते हैं तो वेग बराबर हो जाएगा आपके पास विस्थापन बटे में समय, विस्थापन बटे में समय। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो डेल आर अगर हम विस्थापन लेते हैं तो डेल टी समय में परिवर्तन होगा, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? विस्थापन आ जाएगा। यह हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? विस्थापन आ जाएगा। अच्छा, वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। ताक्षणिक वेग की बात करेगा तो इसके साथ सीधी सी बात है, लिमिट लग जाएगी, v वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल आर बटे में डेल टी, और ये आपके पास आ जाएगा डी आर बटे में डी टी। ये आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा भाई? ताक्षणिक वेग। ये क्या आ जाएगा? ताक्षणिक वेग। सिंपल है, ठीक है ना, नोट कर लेना अपने दिमाग में अच्छे से। चलो अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं वह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से उसको देख लेना, समझ लेना। तो चलिए नोट करते हैं कि यदि कोई
वस्तु, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ होती है, विरामावस्था से प्रारंभ होती है तथा अल्फा दर से त्वरित होती है, अल्फा दर से त्वरित होती है और बीटा दर से अवमंदित होते हुए टी समय पश्चात बीटा दर से त्वरित होते हुए टी समय पश्चात वह किस में आ जाती है भाई, विराम अवस्था में आ जाती है, समय पश्चात विरामावस्था में आ जाती है, विरामावस्था में आ जाती है, विरामावस्था में आ जाती है। तो वस्तु का अधिकतम वेग, वस्तु का अधिकतम वेग हो जाएगा आपके पास अल्फा बीटा टी बटे में अल्फा प्लस बीटा, यह हो जाएगा आपके पास वस्तु का अधिकतम वेग। और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगा आपके पास अल्फा बीटा टी स्क्वायर बटे में टू अल्फा प्लस टू बीटा, ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा अल्फा बीटा टी स्क्वायर बटे में टू अल्फा प्लस टू बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मतलब इस दर से तो वह त्वरित होती है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, अल्फा दर से त्वरित होती है और बीटा दर से अवमंदित होते हुए टी समय पश्चात विरामावस्था में आ जाती है। तो वस्तु का अधिकतम वेग क्या होगा, अल्फा बीटा टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, अधिकतम वेग की बात करें। और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की बात करता है तो अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन में टू अल्फा प्लस टू बीटा। इज इट क्लियर, है ना। एक ध्यान रखना है यहाँ पे, जब भी कोई वस्तु वर्तीय पथ में गति करती है तो उसकी चाल जो है वो नियत रहती है लेकिन वेग बदलता रहता है ना। जब कोई वस्तु वर्तीय पथ में गति करती है तो चाल नियत रहती है लेकिन वेग बदलता है, वेग बदलता है, या कह सकते हैं कि वेग जो है वो परिवर्तित होता है। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। और एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिएगा कि यदि कोई कण नियत वेग से गतिमान है तो उसका औसत वेग और ताक्षणिक वेग सदैव समान होंगे। मतलब सिंपल सी बात है, नियत वेग से ही गतिमान है तो किसी एवरेज देख लो, चाहे आप ताक्षणिक का मतलब क्या होता है, एक क्षण के ऊपर, एक चंद सेकंड के ऊपर, है ना, माइक्रो सेकंड के ऊपर अगर हम उसका वेग देखना चाहें तो उसकी बात करता है ताक्षणिक वेग, छोटे से समय अंतराल के लिए, ठीक है ना। तो वो भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए हैं ना, ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो दिन प्रतिदिन अपनी तैयारी को बेहतर हम करते जाएंगे, ठीक है ना। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। एक बात अपने दिमाग में रखना कि अपने जो टारगेट्स हैं, अपने जो गोल्स आपने बना रखे हैं, वो किसी के साथ शेयर मत करना, बस अकेले में मेहनत करते जाना, धीरे धीरे खुद को अपग्रेड करते जाना, और एक दिन आप जब सफल होगे तब सबको अचानक से सरप्राइज मिलेगा कि हाँ भाई ये बंदा भी कुछ ना कुछ कर रहा था। लेकिन अगर आप बताओगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, समझे ना। इज दैट क्लियर, आई होप ये समझ में आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट फिजिक्स करवाई जाएगी, ठीक है ना। और हो सकता है आपको केमिस्ट्री की क्लासेस भी बीच में प्रोवाइड करवा दी जाए। थैंक यू।